बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, मुताले पाकिस्तान की जमात दहम की किताब का आज हम आगाज़ करते हैं। आइए सबसे पहले हम फ़हरिस्त मज़ामीन देख लेते हैं कि हमारी इस किताब में कितने अबवाब हैं। अज़ीज़ तालिबात, जमात नाहम की किताब में हमने तारीख़ पाकिस्तान का हिस्सा अव्वल पढ़ा। उसमें हमने तारीख़ के वाक़यात 1940 से लेकर 1970 तक के तमाम तारीख़ी वाक़यात का तफसीली जायज़ा लिया। अब इस किताब में जो बाब नंबर 6 है उसमें हम तारीख़ पाकिस्तान का हिस्सा 2 पढ़ेंगे और यहाँ पे जो वाक़यात का सिलसिला शुरू होगा वो 1971 से लेकर 2008 तक के तमाम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के दौरे हुकूमत का हम तफसीली जायज़ा लेंगे। बाब नंबर जो 7 है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, उसमें तफसीलन बयान किए जाएंगे। बाब नंबर 8 मौशी तरक्की के हवाले से है। बाब नंबर 2 में हम पाकिस्तान की आबादी, माशरा और उसकी सकाफ़त के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। बाब नंबर 10 जो है वो तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, यानी इस किताब में हमारे जो हैं टोटल 5 अबवाब हैं। आइए हम बाब नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बाब नंबर 6, अब इसको 1 नहीं कहेंगे चूँकि सिलसिला हमारी नाहम की किताब से ही शुरू है, उसमें 5 अबवाब थे, तो ये बाब नंबर 6 है। बाब नंबर 6 इसका नाम है तारीख़ पाकिस्तान। जी तालिबात, तारीख़ पाकिस्तान में चूँकि हम 1977 तक के वाक़यात को तकरीबन वहाँ पे पढ़ चुके, अब हम कुछ हिस्सा यहाँ से उसके तसलसल को शुरू करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, उसको हम तफसीली देखेंगे। 20 दिसंबर 1971 था 5 जुलाई 1977। अब हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे और उन्होंने कब सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। भुट्टो मुल्क में पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। कौम में एक नई रूह पैदा करने और मुश्किल हालात का मुकाबला करने और अवाम को अपनी पॉलिसी से रोशनास कराने के लिए उन्होंने पहली तकरीर करते हुए पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को एक नया अज़्म और वलवला दिया। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, और मेरा यकीन है कि ऐसा पाकिस्तान ज़रूर बनकर रहेगा। जी तालिबात, यहाँ पे हमने थोड़ा सा तफसीली इनका जो है एक तारुफ देखा। इसके हवाले से मैं आपको बता दूँ, जो MCQs मोस्टली बोर्ड के हवाले से भी आ रहे होते हैं, उसमें एक ये है कि भुट्टो का निज़ाम हुकूमत जो है या दौरे हुकूमत कब से कब तक रहा, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, भुट्टो ने कब दौरे हुकूमत संभाला। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मुल्क के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे। जी, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे वो कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी, वो कौन कौन सी माशी इस्लाहात थी जो भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में की, यानी 1971 से 1977 के दौरान होने वाली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अब हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली रिफॉर्म जो उन्होंने की, जो तब्दीली की, वो था सनतों को कौमी तहवील में ले लेना, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो सनतें उस दौर में प्राइवेटाइज थीं उनको भी भुट्टो ने कौमी तहवील में ले लिया, उनको नेशनलाइज कर दिया। आइए हम देखते हैं उनको नेशनलाइज करने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ। अज़ीज़ तालिबात, 1971 तक मुल्क के 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ 22 ख़ानदानों की मलकियत में था। 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादार ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए और 19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को अवाम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी ख्याल करते थे। उनके दिल में अवाम की भलाई का जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते थे।
अवाम को उनकी नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी एक लॉ या एक कानून जो है वो पास किया, जिसके तहत 10 बड़ी सनतों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया गया। कौमी तहवील में ली गई सनतों में अहम जो सनतें हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियां बनाने की सनत। नंबर 2, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत। नंबर 3, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत। नंबर 4, फौलाद साजी और लोहे की सनत। नंबर 5, भारी मशीनरी की सनत। नंबर 6 है पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनतें, ट्रैक्टर प्लांट बनाने की तैयार करने की सनत और भारी सामान और बराए बिजली की सनत। यानी कि इन तमाम बड़ी बड़ी सनतों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट की तहवील में या सरकारी तहवील में ले लिया। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो अवाम की भलाई को पेश नज़र रखते थे और वो ये चाहते थे कि सरमायादार, दौलतमंद और कारखानादार जो हैं वो आम आदमी का इस्तेहसाल ना कर सकें। अजीज तालबा, सनती इस्लाहात के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर्स बरतरफ कर दिए गए, यानी उन्हें उनकी मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया और उनकी इंतजामी एजेंसियां ख़त्म कर दी गई। हर सनती इदारे के इंतजामी अमूर को चलाने के लिए अलहदा इंतजामी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मुफाद के तहत मजीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए। भुट्टो हुकूमत के दर्ज बाला इकदाम से पाकिस्तान में सनती तरक्की हुई और इक्तसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ, यानी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन होना शुरू हो गया और लोगों के अवाम के इस्तेहसाल को इस अमल से बहुत अच्छे अंदाज में रोका गया। दूसरा जो अहम कदम उन्होंने उठाया वो है बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में ले लेना, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अजीज तालबात, बड़े बड़े सरमायादार खानदानों ने अपने अपने निजी बैंक और कंपनियां बना रखी थी, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तकवीयत मिल रही थी। यानी कि पैसा जो है या सरमाया वो चंद खानदानों की मलकियत होकर रह गया था। हुकूमत को इन निजी बैंकों बीमा कंपनियों से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। चुनांचे हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए, यानी मुल्क को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी मलकियत में ले लीं और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया। 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए। इनसे बैंक मुलाजमिन के हालात भी बेहतर हो गए। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत को इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और रुपया अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होने लगा। तीसरी रिफॉर्म्स उन्होंने की वो है लेबर इस्लाहात, यानी कि लेबर रिफॉर्म्स। आखिर जो मजदूर तबका है उसके लिए भुट्टो ने कौन कौन सी नई पॉलिसीज़ बनाई। आइए इन पॉलिसीज़ का या अहम नकात का हम जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, हर कारखाने में इंतज़ामी मामला को चलाने वाली कमेटी में मजदूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे, जो कुल तादाद का 20% थे। मजदूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोरों की जांच पड़ताल अपने नुमाइंदों के ज़रिए कर सके। जैसे एक यूनियन जो है बना दी जाती है, उसका एक नुमाइंदा होता है और वो नुमाइंदा जो है तमाम वर्कर्स की तरफ से मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर सकता है। नंबर 2, मजदूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का भी ऐलान किया गया और पैदावार में इजाफे की सूरत में मजीद खसूसी बोनस देने का ऐलान किया गया, ताकि ये गरीब तबका जो है अपनी ज़रूरियात को अच्छे अंदाज में पूरा कर सके। नंबर 3, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के औकातकार को नई शक्ल दी गई। इनसे एक हफ्ता में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। अगरचे वो अपनी मर्जी से ओवर टाइम लगाएं तो उनको ज़्यादा मुआवजा देने की शर्त आयद भी कर दी गई। नंबर 4, हर मजदूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे। अजीज़ तालबात, ये वो हकूक़ हैं जो कि हर वर्कर को जो है सरकारी महकमों में भी और फैक्ट्रीज़ में हासिल होते हैं। इनसे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिबी इमदाद की सहूलतों के लिए मजदूरों को तनख्वाहों से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालिकान के ज़िम्मे होगी। हर मजदूर को रहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की गई। हर कारकुन का तिबी मुआयना लाजमी होगा। कम अज़ कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम का इंतज़ाम होगा
और अब भी जो वेलफेयर के मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी तरफ से फैक्ट्री में जो मजदूर या वर्कर काम करते हैं उनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी सेहत के लिए कोटा जो है वो मुख्तस किया गया है और अब भी ये सहूलतें लोगों को दी जा रही हैं। यानी कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इदारा है जो मजदूरों की वेलफेयर के लिए कायम किया गया है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो है हर शहर में कायम है। नंबर 6, ट्रेड यूनियंस के जरिए मजदूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबित कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गई। इस तरह मजदूरों को अज खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक मिल गया, यानी कि मजदूरों को हर लिहाज से सिक्योर किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स के किस तरह से उन्होंने मजदूरों के हक को जो है उनको गसब होने से बचा लिया और उनको जो है एक राइट दे दिया कि अगर वो देखें कि मालिकान जो है उनके हकूक अदा नहीं कर रहे, उनको बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वो अपने मुकदमे को लेबर अदालत में लेकर जा सकते हैं। शॉप स्टीवर्ड का एक ओहदा तख्लीक किया गया जिसके बायस मिल्क मालकान और मजदूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी हो गई। मजदूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालकान पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वो मजदूरों को बरतरफ करते वक्त वाज़े और ठोस वजूहात बयान करेंगे ताकि नाजायज़ बरतरफियों की रोकथाम की जा सके। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का थोड़ा सा तारुफ देखा और हमने देखा कि कौन सी माशी इस्लाहात थी जो उन्होंने अपने दौर में की। इसमें हमने जो डिटेल में पढ़ा वो एक पहला पॉइंट था सनतों को कौमी तहवील में लेना, उसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना और तीसरा अहम जो उनकी बहुत अच्छी रिफॉर्म थी वो थी लेबर इस्लाहात। इंशाअल्लाह इस लेक्चर को नेक्स्ट में फिर कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।